हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो जैसा कि आपको पता है कि वीड साइंस फाउंडेशन लेक्चर 3, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। मतलब वीडियो 20-25 मिनट के होते हैं और इनमें मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। वीड साइंस का पहला लेक्चर और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुके हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने हॉर्टिकल्चर क्या होता है, 2 वीडियो, एक आपका क्लास उसका बेसिक हॉर्टिकल्चर के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उनको जाके देख लेना, ठीक है। आपको यहीं प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोज में मिल जाएंगे। और तीसरा लेक्चर है ये वीड साइंस का। इसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर में कुछ वीडियोस और भी लाऊंगा जो आपको फाउंडेशन मजबूत करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे कुछ एक्सटेंशन के वीडियो मिलेंगे जो अपलोड हुआ करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरे से लाइव पढ़ना है तो रात को 8 बजे फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे, आगाज, उसे ज्वाइन करिए। और इस सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताया करें, ठीक। इनके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर डिटेल में चाहिए, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट रहता है, डिटेल में चाहिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट आपको जानना है, तो मेरा एक बैच है आगाज 4.0, उसमें वीड साइंस एक्सटेंशन हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ। सिंपली आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। Y612A इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आप मेंटरशिप में रहेंगे। चलिए, ये हमारा बैच हो गया। शुरुआत करते हैं। अब देखो भाई, बीड कंट्रोल आज का टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ऑफ बीड कंट्रोल। बीड कंट्रोल में हमारे पास कई मेथड्स आते हैं, जैसे कि कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड या फिर केमिकल मेथड, ठीक है। इन्हीं सभी मेथड से हम कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जाइए भाई बीड कंट्रोल करके आइए, तो आप क्या करोगे? किसी बीड को ऐसे हाथ से उखाड़ कर फेंक दोगे, ये भी कंट्रोल हो गया। मशीन लेकर मशीन लेके जाओगे, उसे काट के बाहर फेंक दोगे, ये भी कंट्रोल हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे? कोई इंसेक्ट ऐसा ले आओगे जो बीड में छोड़ दोगे, वो बीड को कुतर कुतर के खा लेगा, वो भी बीड कंट्रोल हो गया। या फिर अल्टीमेट डॉन, वो कौन है? वो है आपका केमिकल। केमिकल डाल दो और उससे हमारा बीड कंट्रोल हो जाएगा। यही 3-4 हमारे तरीके होते हैं, वही हमारे लिखे हुए हैं। तो हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत शॉर्ट सूट के माध्यम से। सबसे पहला हमारा मेथड क्या है कल्चरल में या मैकेनिकल्स में या हैंड में, हमारा आता है हैंड होइंग। हैंड होइंग क्या होता है, ठीक है। आपने फावड़ा सुना होगा, सबने सुना होगा फावड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, फावड़े से बहुत अधिक मात्रा में वीड को ऐसे कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है। उनसे वीड को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, आपको पता भी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि यार जो फावड़ा होता है, ये जो हमारे पेरनियल वीड होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो पाता। इनमें बहुत से आते हैं, सिकलिंग है, हैंड होइंग है, ठीक है, आपका ड्रेजिंग है, मल्चिंग है, सभी हमारे तरीके से कल्चरली होते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने जो है किसी फावड़े की मदद से हमने वीड को निकाल के बाहर फेंक दिया। पर यार दिक्कत करता है किसमें? पेरेनियल्स में। जो बड़े बड़े पेरेनियल्स हैं उनमें तो आप फावड़े से हटा नहीं सकते। तो जो फावड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम हो बोल देते हैं, और हो को हाथ से पकड़कर होइंग करते हैं तो उसे हम हैंड होइंग बोल देते हैं। ये मेनली एनुअल और बाइनियल में अच्छा होता है, पेरेनियल में अच्छा नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा पेरेनियल आपको याद है कि जिसमें आपने हैंड होइंग की हो और वो अच्छी हो गई हो? तो वो है आपकी कौन सी? क्रीपिंग पेरेनियल, जैसे दूब घास वगैरह। आपने कभी देखा कि दूब घास को बहुत आसानी से हम फावड़े से रिमूव कर लेते हैं? तो दूब घास वगैरह जो होता है उनमें हम लोग बहुत इजीली क्या करते हैं, हैंड होइंग कर सकते हैं, ठीक। तो हैंड होइंग अच्छा है, लेकिन किसके लिए अच्छा है? आपके क्रीपिंग पेरेनियल्स के अच्छा है और बाकी एनुअल बाइनियल के लिए, ठीक है। तो फावड़े की वजह से जो वीड को हटाते हैं उसे हैंड होइंग बोल देते हैं। ऐसे ही सिकलिंग आता है। सिकलिंग क्या आता है? हंसिया से, दराती से जब बीज को हम हटा देते हैं। अब भाई हंसिया दराती से कैसे हटाएंगे? अब एक बात बताओ, अच्छा अगर मैं आपके हाथ में दराती दे दूं, ठीक, और आपसे कहूं जाओ भाई बीड़ खेत से घास निकाल के आओ, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं आपको 2 जगह काम करने को बोलूं। एक जो मेड़ है, रिज है, उस रिज पे बोलूं, ये जो हमारे इरिगेशन चैनल्स होते हैं वहां पर जो घास उग जाती है उस पे बोलूं कि यहाँ से घास को हटा दो। एक आपको खेत के बीच में जाना पड़े, प्लेन सरफेस है, वहां से आपको दराती से निकालना पड़े, तो अच्छा कहाँ पे होगा? तो अच्छा सिंपल सी बात है भाई, जो स्लोपी लैंड होगी वहां पर दराती आराम से चल जाएगी, आराम से काट दोगे। तो सिकलिंग जो होता है ये भी हैंड वीडिंग का ही मेथड है, पर हाँ इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा होता है स्लोपी लैंड के लिए। किसके लिए बेटा? ये स्लोपी लैंड के लिए अच्छा होता है। इनके अलावा मल्चिंग भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। मल्चिंग में भाई देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे खेत में मल्च बिछा देते हैं। ये समझिए ब्लैक पॉलिथीन का प्रयोग कर लेते हैं, आजकल बड़ा प्रयोग हो रहा है। ब्लैक पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं, और ब्लैक पॉलिथीन का प्रयोग के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जहां जहां पर मुझे प्लांट्स लगाने हैं वहां पर होल करके प्लांट्स को लगा देते हैं। तो प्लांट्स के आसपास का जितना एरिया है उस पर मल्च होती है, तो फिर कोई भी नया बीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो ये भी बीड कंट्रोल है। तो ये सब हमारे हमारे कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। दूसरा हमारा आता है बायोलॉजिकल मेथड। क्या होता है भाई बायोलॉजिकल? इसमें क्या है, अब देखो जैसे मैंने आपको फायदा इसमें नहीं बताया होगा, जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ बीड्स पढ़ाए थे इससे पहले, ठीक है। तो उसमें एक बीड होता है तुम्हारा फॉरेन बीड, ठीक है। ये शायद मैंने नहीं करवाया होगा, पर मैं आपको जो फाउंडेशन क्लासेस है उनमें करवा दूंगा। तो उसमें एक होता है एलियन बीड या आपका एग्जोटिक बीड। तो वो क्या, जो बाहर से आए हुए, अब बाहर से कोई आता तो अच्छा ही आता है,
ठीक, जैसे लेंटाना कैमरा है, लेंटाना कैमरा हो गया, तुम्हारा ये पार्थेनियन हिस्टेरिफॉर्मिस हो गया, ये आए हैं बाहर से, अमेरिका से आए हैं, लेकिन ये हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इनको ये आसानी से कंट्रोल भी, नॉक्सियस है, आसानी से कंट्रोल भी नहीं होते, तो इनको कंट्रोल करने की दो विधियां हैं, ये तो केमिकल है, ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा एक होता है बायोलॉजिकल होता है। अब भाई बायोलॉजिकल क्या होता है, डॉक्टर, बायोलॉजिकल होता है, उसमें हम लोग किसी प्रकार के इंसेक्ट, फंगस, ठीक है, कोई भी बर्ड, इसका प्रयोग करके बीड का कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि बायो एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा बायो एजेंट, चाहे वो इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन हो, जो क्या करता है वीड की पॉपुलेशन को कम कर देता है, उसी को हम लोग बायोलॉजिकल मेथड में रखते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। अब देखो यार, बायोलॉजिकल से करने के लिए हमारे पास कौन कौन से बीड होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपको टेबल दिखाऊं, रुक जाओ, तो इसमें इंसेक्ट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट जो कंट्रोल बीड का 1920 में लेंटाना कैमरा के लिए किया गया। लेंटाना कैमरा जो स्टार्टिंग में एज ए ऑर्नामेंटल आया था, अब सोचो स्टार्टिंग में एज ए ऑर्नामेंटल आया है ना, और इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी दो सहेली, अब भाई ऑर्नामेंटल हो गई ना, शादी वादी हो गई है, तो अब भाई कंट्रोल करने के लिए केमिकल तो डाल नहीं दोगे एकदम से, तो दो सहेली इसकी है, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया की है, एक का नाम है ऑक्टोमा, एक का नाम है विरोप्लाटा। तो लेंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए इसकी दो मित्र हैं, मित्र तो नहीं है तो शत्रु जो खा लेते हैं, ऑक्टामा और विरोप्लाटा। तो ऑक्टोमा स्क्रेवेंसिस और विरोप्लाटा ग्रियल्डी, ये दोनों बग जो होती हैं ये उसको धीरे धीरे कंट्रोल, धीरे धीरे चट कर जाती है। ठीक बात है। ऐसे ही अर्जेंटीना में कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए, नागफनी को कंट्रोल करने के लिए एक आती है कैक्टोब्लास्टस अपुंचिया, आपका डेक्टोलोप्लस अपुंचिया। तो डेक्टोलोप्लस अपुंचिया का एक फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन क्या मतलब फंगस जैसा होता है, जैसे नहीं कभी कभी लोग फाउंडेशन लगा लेते हैं, नुकसान कर देता है, ये वही फाउंडेशन है। तो ये फंगस जैसा होता है, आपके अपुंचिया के ऊपर पूरा से कवर कर देगा और धीरे धीरे अपुंचिया को मार देता है। ठीक है, इसे होता है डेक्टोलोप्लस अपुंचिया। और तीसरा होता है पार्थेनियम हिस्टेरिफॉर्मिस, यानी कि कांग्रेस ग्रास। तो कांग्रेस ग्रास को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा, ये लिखा हुआ है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। ठीक, ये भाई साहब कहाँ से आया था, 1983 में मैक्सिको से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक, तो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल में मेनली जो हमारे एग्जाम में आता है, देखो ये फाउंडेशन से हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो आपको अगर और डिटेल चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको बैचेस के अंदर भी करवा दूंगा। तो लेंटाना कैमरा, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, इनमें आपका ऑक्टोमा स्क्रोपेंसिस, विरोप्लाटा ग्रियल्डी होता है। अर्जेंटीना में आपका जो कैक्टस को कंट्रोल करता है वो आपका कौन सा, डेक्टोप्लस अपुंचिया है। और पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा है, जाइगोग्रामा बाइकोलराटा होता है। ठीक बात है। अब आप कहोगे फर्जी इनसे मुलाकात भी हो जाए तो और अच्छा रहे, ठीक है, हाँ मुलाकात भी हो जाए, थोड़ा मैं तेज पढ़ूंगा ना, 20 मिनट का टाइम। चलो सबसे पहले हमारा क्या है, ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्टोमा है। ठीक है, ये देखो कितना प्यारा सा है। ठीक है, प्यारा तो फिर नहीं लग रहा है ना, देखो कितना प्यारा सा है, पर आपको लग नहीं रहा होगा, ये बीड को चट चट कर देता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को। दूसरा मात्र देखो विरोप्लाटा, ठीक है, ये थोड़ा एकदम रेडिश कलर का है, ये देखो पूरा रेडिश कलर का है। ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे वीड को कंट्रोल करते रहता है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, ये हमारा देखो, ये हमारा है पार्थेनियम को कंट्रोल करने वाला, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। तो पार्थेनियम को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, जाइगोग्रामा बाइकोलराटा कर लेता है। ठीक, और एक समान और है, वो है कौन का, डेक्टोलोप्लस अपुंचिया। तो ये जो डेक्टोलोप्लस अपुंचिया है, ये धीरे धीरे इन सबको अच्छे से मार देता है। ठीक है, अब आपके मन में एक और डाउट आएगा कि सर जी एक बात बताओ, अगर हमें ये सबसे ही कंट्रोल मिल रहा था तो हमने और चीजें क्यों नहीं अपनाई, मतलब क्यों अपना ही आगे की चीज क्यों अपनाते। ठीक है, तो मेरी बात को समझिएगा। तो खैर देखो, जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यार एक तो ये टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप अगर खुद सोच लो कि आप अगर पूरे खेत का बीट कंट्रोल करना चाहते हो और आपने क्या किया, ये तुम्हारा इसको डाल दिया, ठीक है, तुम्हारा जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। तो पहली चीज तो यह कि खेत खाली होना चाहिए, भरे खेत में भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और खेत खाली है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ग्राफ लगी हुई है, तो धीरे धीरे आएगा, पॉपुलेशन बढ़ाएगा, इसके बाबू होंगे, बच्चा होंगे, नाती नतना होंगे, सब धीरे धीरे उसको खाएंगे, तो टाइम तो बहुत लग जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इमीडिएट यूज हो ही नहीं सकता, क्यों, टाइम टेकिंग है, तो इमीडिएट यूज के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर नहीं सकते। तीसरी चीज ये है कि भाई एक्सपेंसिव टाइम के लिए जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें बार बार इसको रीचेक करना, बार बार चीजों को देखना पड़ता है, ठीक कि भाई कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जब वो चट कर पूरे प्लांट को तो नहीं खाएंगे, बचा रहेगा, तो उसको फिर कटवाना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो जो नॉन टारगेट प्लांट्स होते हैं, या कह सकते हो कि जो खाली एरिया होता है, वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इजीली कंट्रोल हमारा इससे नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एक और इसकी खामियां ये है कि भाई देखो बहुत कम एजेंट ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको 3-4 बताया,
ठीक है। तो वीड तो 18 लगभग 30,000 वीड की स्पीसीज जो नुकसान कर मतलब आपके वीड में पाई जाती है, 18,300 ऐसी जो नुकसान करती है। तो ये इनके बहुत कम ही ऐसे एजेंट हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। फायदे की बात यह है कि भाई देखो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को नहीं करते हैं, महंगे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। हमारी अब 1-1 लीटर के लिए 800-900 का आइसोप्रोटेनॉन आता था पहले, बड़ा महंगा था। तो ये अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि भाई ये महंगे बहुत ज्यादा नहीं होते, प्लस ये है कि ये इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये इनके फायदे भी हो सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, तीसरा हमारा होता है केमिकल कंट्रोल। थोड़ा इनको ध्यान से पढ़िएगा। केमिकल कंट्रोल में कई टाइप्स आ सकते हैं। ठीक है। इन सबको मैं आगाज 4.0 जो पेड बैच है उसमें भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। आप सिंपली Y612 लगा के इनरोल कर लीजिएगा अगर आप डिटेल में पढ़ना हो, फाउंडेशन यहाँ भी मजबूत होगा। सिस्टमेटिक, कॉन्टैक्ट, प्री प्लांट, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। अब भाई सिस्टमेटिक हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो आपकी बॉडी मतलब आपकी बॉडी में क्यों प्लांट्स की बॉडी में आपने लगा दिया, वो प्लांट्स की बॉडी में धीरे धीरे जाइलम फ्लोएम के माध्यम से पूरी बॉडी में सिस्टमेटिक जा रहे हैं और उनकी धीरे धीरे एक्टिविटीज को स्लो कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या सिस्टमेटिक है। कॉन्टेक्ट क्या है कि जो पार्ट प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट इसके संपर्क में आया और वही पार्ट से क्या हो गया, वो पर्टिकुलर चीज उसी टाइम में बंद हो गई। जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, संपर्क में आया, प्रोटीन सिंथेसिस बंद, रिस्पायरेशन होता बंद, श्वसन फोटोसिंथेसिस हो रही थी बंद। ठीक है। तो जो प्लांट का कोई भी पार्ट संपर्क में आते ही उस प्लांट की प्रोसेस बंद हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड, इमीडिएट यूज करते हैं। फिर हमारे होते हैं प्री प्लांट अप्लाइड, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। प्री प्लांट अप्लाइड का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखो प्री प्लांट अप्लाइड का मतलब क्या है कि हमने इस प्रकार के हेर्बिसाइड हैं, ठीक है, जैसे फ्लोक्लोर, एलाक्लोर, ये किसी भी क्रॉप को फील्ड में प्लांट करने से पहले ही उसमें डाल देते हैं। हमारी जो कोई भी क्रॉप है उस क्रॉप को फील्ड में प्लांट करने से पहले ही, 1-2 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही हम क्या करते हैं, उसमें हेर्बिसाइड को डाल देते हैं। उसको हम बोल देते हैं प्री प्लांट अप्लाइड। क्या बोलते हैं, प्री प्लांट अप्लाइड। अब दो हमारे पास आते हैं, एक आता है प्री इमरजेंस, एक आता है पोस्ट इमरजेंस। अब ये प्री इमरजेंस क्या है और पोस्ट इमरजेंस क्या है समझो। यहां पर एक हल्का सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, तो कंफ्यूजन में पहले क्लियर करता हूं, ध्यान देखिए। यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है इमरजेंस बाबू और एक होता है तुम्हारा जर्मिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहां पे गलती कर देते हैं, गलती नहीं करनी है। यहां पर बात हुई है इमरजेंस और जर्मिनेशन की। ये एक सॉइल की सरफेस है, मान लीजिए ये सॉइल की सरफेस है, ये हमारा सीड पड़ा हुआ है, ये सीड में जर्मिनेशन हुआ, ये अंदर गया और फिर ये बाहर निकल आया, ये भी जर्मिनेशन हुआ, अंदर गया और यहां तक पहुंचा। अब ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है। आप में से कोई बताएगा, तो जब मैं बाद में देखूंगा कि कौन सा इसमें से इमरजेंस है, कौन सा इमरजेंस है। ठीक है। तो देखो भाई, ये जर्मिनेशन तो दोनों में हुआ है, पर इमर्ज अभी बाहर यही हुआ है, इमर्ज सिर्फ बाहर यही हुआ है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम इमरजेंस बोल देंगे। ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंसी, यानी जो आपने क्रॉप डाली हुई है उस क्रॉप के जर्मिनेशन हुआ कि ना हुआ इससे फर्क इतना नहीं पड़ेगा, पर बाहर ना निकला हो, इमरजेंस ना हुआ हो। ठीक। तो प्री इमरजेंस का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया कि ऐसे हेर्बिसाइड को अप्लाई किया, ठीक है, जो बीड के इमरजेंस से पहले ही हम अप्लाई कर देंगे। यानी किसी भी क्रॉप में हमने अपनी कोई क्रॉप लगाई, 1-2 दिन के अंदर हम तुरंत जो है हेर्बिसाइड डाल देंगे, जिससे कि हमारा वीड इमरजेंस ना हो पाए। तो बीड के इमरजेंस से पहले जिस प्रकार के हेर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्री इमरजेंस बोल देते हैं। ठीक है। क्रॉप का इमरजेंस कुछ कंडीशन में हो भी सकता है, जैसे भाई धान है, तो धान के खेत में हम लोग क्या डालते हैं, ब्यूटाक्लोर डालते हैं। तो धान के खेत में आप देखें पानी भरा रहता है, ठीक है, और ब्यूटाक्लोर डाल देते हैं। जैसे धान लगाया हमने और ब्यूटाक्लोर डाल दिया, क्यों, अब धान तो मेन क्रॉप तो हमारी ऑलरेडी इमर्ज है, हम लगा ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमारा वीड जो है वो इमरजेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी भरा था, आपने डाल दिया तुरंत 1-2 दिन के अंदर ही, 3 दिन के अंदर ही, पर वीड इमर्ज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो अगर पानी कम भी हो जाएगा तब भी, इसलिए पानी को धान के खेत में बहुत ज्यादा कम नहीं करते, पानी वीड कंट्रोल का अच्छा माध्यम है। तो प्री इमरजेंस का मतलब क्या होता है, प्री इमरजेंस का मतलब होता है वीड के इमरजेंस से पहले, ठीक है, जिस प्रकार के हेर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड। हमारा फिर पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस होता है कि आफ्टर अप्लाइड द इमरजेंस ऑफ वीड एज वेल एज क्रॉप। इसमें क्या है कि मान लीजिए अब वीड इमर्ज हो चुका है, बाई चांस आपने डाल तो दिया, फिर अच्छा वर्क नहीं हुआ, फिर वीड इमर्ज हो गया, आप क्या करोगे। ठीक है। तो आपके ऐसी केस में आपके लिए क्या होगा, पोस्ट इमरजेंस 2,4-D डाइक्वाट पैराक्वाट ये सब वर्क करेंगे। ठीक है। तो पोस्ट इमरजेंस मतलब क्या होता है, वीड और क्रॉप दोनों के इमरजेंस के बाद जब हम हेर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उन्हें पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं।
बिल्कुल किसी को लगाने से पहले कर देंगे प्री प्लान अप्लाइड। बीड इमरजेंस ना हो पाए, क्रॉप कभी भी हो भी सकती है, क्योंकि भाई धनी के देखा भी है, उसे बोलेंगे प्री इमरजेंस और ये पोस्ट इमरजेंस। एकदम क्लियर है? कमेंट में जरूर बताना कि चीजें कोई अगर ना क्लियर हो तो मुझसे पूछ भी लेना, ठीक है। रात को 8 बजे मेरी आगाज क्लास होती है, उसको भी देखा करो। तो मैं ये सब चीज लाइव क्लियर कर देता हूँ, ये तो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपको लाइव भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो लाइव में ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा आपसे, तो डोंट वरी, आपको रात को 8 वाली क्लास करनी है। और यहाँ पर थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ ताकि समराइज कर सकूँ आपको 20 मिनट के अंदर। अब इसके अलावा आपसे पूछते हैं कुछ नाम्स क्या है, आपसे कुछ हर्बिसाइड्स के नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम बहुत जरूरी है, आने वाली चीज है। एलिफेट्स, एमाइड्स, बाइप्रेडियम्स, इनके कौन कौन से ग्रुप होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इसको याद भी करवा दूंगा, ठीक है। यहां तक जो पढ़ाया है दिमाग में क्लियर है? अब जहां भी इस वीडियो को देख रहे हो बार बार इस चीज को दिमाग में सोचना, जो कराया है वो क्लियर है, माइंड में क्लियर है, माइंड में क्लियर है, माइंड में क्लियर है, माइंड में क्लियर है, आ जाओ। अच्छा, फिर आता है एमाइड्स। थोड़ी देर चुप बैठना, 5 मिनट, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। मैं अभी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, आपके दिमाग में शेप करा दूंगा। एमाइड, एमाइड मतलब माइंड, क्लियर है? तो एला क्लोर, ब्यूटा क्लोर, प्रोपेना क्लोर, क्लोर लगा होगा एमाइड में, एला क्लोर, ब्यूटा क्लोर, प्रोपेना क्लोर, ठीक है। तो एला क्लोर, बीटा क्लोर, जिनके लास्ट में क्लोर लगा हो, क्लियर लगा हो, वो किस में आ जाएगा? एमाइड्स में आ जाएगा। माइंड में क्लियर है, ठीक है, बस दिमाग में चला गया आपके, आपको पता नहीं है, आपको लग रहा होगा नहीं याद हुआ, याद हो चुका, अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो एमाइड माइंड में क्लियर है, एला क्लोर, ब्यूटा क्लोर और प्रोपेनॉल क्लोर, ठीक है। बाइप्रिडिलिम्स, प्यारी समझ गई बाइप्रिडिलिम्स, प्यार। जब भी आदमी कोई प्यार में होता है तो बार बार अपनी डीपी चेंज करता रहता है, आज डीपी कोई और, सुबह डीपी कोई और, शाम को डीपी कोई और, फटाफट डीपी चेंज कर रहा है। तो बाइप्रिडिलिम्स, कहीं और प्यार मिल रहा है, कहीं और प्यार है नहीं। तो बाइप्रिडिलिम्स क्या है? डीपी, पैराक्वाइट और डाइक्वाइट। क्या है? पैराक्वाइट और डाइक्वाइट, एक इसमें आता है, ये बाइप्रिडिलिम्स में आता है। सिर्फ सुनना है, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा 2-4-5 क्वेश्चंस की, तो आपको वहां पर चेक भी कर लोगे कितना आपको याद हो चुका है। बाइप्रिडिलिम्स हो गया। डाइनाइट्रो एनिलीन्स, एग्जाम में तो आपको ऑप्शन लगाने ना, देखो एनिलीन्स है, एनिलीन जिसमें लिखा हो जैसे फ्लुक्लालीन, मेथाबलीन, जहां में एलीन लिखा हो वो किस सब किस में आएंगे? वो आपके डाइनाइट्रो एनिलीन में आएंगे, ठीक, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पेड़ में कंट्रैक्ट जो कॉन्टेक्ट रहता है वो इससे ज्यादा रहता है, कंटेंट जितना रहता है इससे ज्यादा रहता है, आई नो, पर ये चीज दोनों में सेम है, डोंट वरी। यहाँ उसमें क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट भी होता है, टाइप ऑफ कंट्रोल बड़ा होता है, तो 8-10 क्लासेस होती है तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी आपका फाउंडेशन मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर ऑक्सीएफिटिक बात करेंगे तो 2,4-D MCPA आता है। थायोकार्बोमेट्स की बात करेंगे तो कार्बो लगा है, देखो बेंथिकॉर्ब, थायोबेंकॉर्ब, तो कार्बो लगा होगा किसमें आएगा? थायोबेंकॉर्ब में आ जाएगा, ठीक है, अभी मैं याद करा दूंगा। ट्राइजीन्स की बात करेंगे तो क्या लगा? एट्राजीन, सीमाजीन, टेट्रीजीन, बिट्राब्यूजीन, ठीक है, तो जीन लगा होगा किसमें आएगा? ट्राइजीन्स में आएगा। ये आप बाद में इसको रिकॉल करके बार बार देख भी सकते हो, जितना रिकॉल करोगे उतना आपको समझ में भी आ जाएगा। फेन्यूरेज की बात करेंगे तो मोन्यूरान, डायोरान, तो मोन्यूरॉन, रॉन, रॉन लगाओ किसमें आएगा? फेन्यूरेज में आएगा। और आपके सल्फोयूरेज में या यूरेसिल, सल्फोयूरेज में मेटासल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान आएगा, ये दोनों एक ही ग्रुप होते हैं, सब स्पीशीज होती है। यूरेसिल्स की बात करेंगे तो ब्रोमेसिल और ट्राइवेसिल, यानी सिल लगा होगा तो यूरेसिल्स में आएगा। तो ये आप आराम से वहां पर ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते वो मैंने बता दिए हैं। एमाइड माइंड में क्लियर है, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, तो मेरे साथ बोलना एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनाक्लोर। बाइप्रिडिलिम्स किसमें आता है? तो प्यारी समझ गई, डीपी, डाइक्वाइड और पैराक्वाइड, ठीक है, इसको याद कर लेना। ना याद हो तो बताना, मैं आगाज 4.0 वाली क्लास में करवा दूंगा, या रात को 8 वाली क्लास फ्री जो होती है उसमें भी करवा दूंगा। अब आते हैं इसमें कुछ, ये भी एग्जाम में आपके बहुत बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। अभी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, 2 मिनट रुकना। देखो जैसे कि पेंडामिथ्रिन का ट्रेड नेम क्या होता है? स्टॉम्प के नाम से बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भाई पेंडामिथ्रिन जो होता है वो किस हिसाब से फेमस है, याद रखिएगा। 2,4-D प्लांट गार्ड बिडॉन के नाम से फेमस है। ग्लाइकोफोसेट राउंडअप के नाम से फेमस है, ग्लाइकोफोसेट नॉन सिलेक्टिव। ब्यूटाक्लोर मछेटी के नाम से फेमस है, ठीक है। प्रोपेनाक्लोर स्टेम F34 के नाम से फेमस है। एट्राजिन एट्रॉक्स के नाम से फेमस है। आइसोप्रोटेनॉल रौनक के नाम से है। फ्लुक्लोरिन बेसालिन के नाम से है। एलाक्लोर लासो के नाम से है। नाइट्रोफेन टोकी 25, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता दे रहा हूं। मेट्राब्यूजिन सेंसर, सल्फोसल्फ्यूरॉन लीडर और पैराक्वाइट स्विप या ग्रामक्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ ट्रेड नेम है जो एग्जाम में बहुत अच्छे से बनते हैं, तो इनको भी रिकॉलिंग कर लेना ताकि आपको ट्रेड नेम याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इनके ट्रेड नेम याद करना है, जैसे कि आइसोप्रोटेन का रौनक हो गया, एरेलोन हो गया, फ्लुकोलिन का बेसालिन हो गया, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको याद जरूर कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो पेंडामिथ्रिन क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे कुछ कंट्रोल ऑफ वीड के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। हमने भी देख लिया कि हम लोग क्या करेंगे, कल्चरल कुछ मेथड अपना लेंगे, कुछ हमें बायोलॉजिकल और कुछ केमिकल, ठीक है, कुछ इनके पॉइंट देख लिए, ठीक।
साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, जो टारगेट प्लांट्स को मारेंगे वो सिलेक्टिव, जो नॉन टारगेट टारगेट दोनों को मारेंगे वो नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। अब जैसे कुछ होते हैं ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ, ब्रॉड लीफ 2,4-D ब्रॉड लीफ है, चौड़ी पत्ती वाला ब्रॉड लीफ है, ठीक है, और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उन्हें स्पेक्ट्रम होता है। तो इन सबको मैं आपको पैड बैच के अंदर भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब फटाफट से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कठिन क्वेश्चन हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो, पर अब अगर आप प्यार से देखो कंफ्यूज नहीं होगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड यूज्ड एज अ प्री इमरजेंस, कौन सा हर्बिसाइड एज अ प्री इमरजेंस यूज होता है? फ्लुक्लालिन, ईपीटीएस, पेंडिमिथिलिन, आइसोप्रोटोन, ट्राइफ्लुलिन, या फिर क्या हो जाएगा पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन एज अ प्री इमरजेंस प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। अब देखो जिसका फैलने का ढंग नैरो होता है, जो बहुत एक से ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो आपका देखो ब्रॉड लीफ पूछता तब भी 2,4-D होता, यहाँ पर नैरो स्पेक्ट्रम, इसका जो फैलाव का है वो कैसा है? वो नैरो है, एक से ज्यादा चीजों को कवर नहीं कर सकता, ठीक है, कवर अप इसका बहुत कम होता है, तो वो है आपका 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम है, यहाँ नैरो स्पेक्ट्रम का फैलाव की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बिसाइड ग्रुप ऑफ ब्यूटाक्लोर। बताइए ब्यूटाक्लोर। अब दिमाग ले जाओ आपको वहां पर, क्लोर दिमाग में क्लियर है, माइंड में क्लियर है, पता क्लियर में क्या था? एमाइड्स, बाइपिडिलिम्स, यूरेसिस, यूरेस या ट्राइजीन्स। माइंड में क्लियर है, क्या रहेगा? एमाइड्स। क्या रहेगा बेटा? एमाइड्स हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा बेटा इसका? एमाइड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ पैराक्वाड एंड डाइक्वाड हर्बिसाइड। पैराक्वाड डाइक्वाड, डीपी प्यार में थी, बोलो फटाक से दो। हाँ, डाइक्वाड और पैराक्वाड किसमें होता है? एमाइड्स, बाइपिडिलिम्स, यूरेसिस, यूरेस, ट्राइजीन्स। फटाफट से आंसर दे दो तेजी के साथ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एमाइड्स, बाइप्रिलिम्स, यूरेसिस, यूरेज या ट्राइजीन्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बहुत देखो मैं ये चीजें थोड़ी सी मैं तेज करवाता हूँ ताकि 20-25 मिनट में आप बहुत बड़ा वीडियो ना जाए आपके लिए, ठीक है। जैसे हम मैराथन से लेते हैं, रात को 8 बजे क्लास लेते हैं, वो भी मैं आधे घंटे की क्लास लेता हूँ। वो रात को 8 बजे क्लास डेली होती है, वो लाइव होती है, तो रिकॉर्डिंग लाइव होती है, तो वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहे, ठीक है। ओके, तो उसको भी डेली देखा करो, तो लाइव इंटरेक्शन वहां कर पाओगे। मुझे बताना सर मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख के आया हूँ, मुझे लगे कि हाँ भाई नया बच्चा आया है। चलो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बाई प्रिडिलिम्स हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन सीरीज मुझे और किसी वीडियो की बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना अच्छे तरीके से कि सर मुझे इसका भी फाउंडेशन चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपकी राय भी मेरे लिए सर्वोपरि है, तो कमेंट में जरूर बताना कि सर अगला लेक्चर इसके ऊपर होना चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक मैं बना दूंगा 15-20 मिनट का, डोंट वरी। चलो, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऐप डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करना है और कम्युनिटी में हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर को फॉलो कर लेना है। कम्युनिटी में जाओगे हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर मिल जाएगा। नहीं तो आपने क्या किया, आपको बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो वीड साइंस हॉर्टिकल्चर इनके लिए हमारे पास एक स्पेशल आगाज 4.0 बैच है, प्लस ऑल ओवर बैच। अगर आप बहुत अच्छे से देख रहे हो, आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप AFO से लेके FCI, नाबार्ड, साथ ही साथ स्टेट एग्जाम, स्टेट एग्री एग्जाम, MC इंटर सबको फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए एग्रीकल्चर महापैक, ठीक है, जिसके लिए आपको Y612A इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, आपको इस पर प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखा जाएगा, इस पर भी ऑफर चल रहा है। ये सभी 6,300 को दिखा रहा होगा। आप एक काम करना, अगर अभी आप 2-4 दिन में इस वीडियो को देख रहे हो तो क्वाइंस यूज कर लेना, कमेंट से, डिस्क्रिप्शन से या फिर डिस्क्रिप्शन या कमेंट से कहीं से भी ऐप को डाउनलोड करना, तो आपको कुछ क्वाइंस मिलेंगे। तो ये 6,000 के आसपास पूरा बैच आपको मिल जाएगा, पूरा जितना एग्रीकल्चर डाटा चल रहा है, प्री बेस सब कुछ आपको, ई बुक, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। प्लस अगर आप इंडिविजुअल बैच में चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, सिंपली जाइए, हाँ इसको लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना और किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर जाइए, सर्च करिएगा अड्डा 24/7, ठीक है, आपने सर्च किया अड्डा 24/7, सर्च करते ही आप पहुंच जाएंगे हमारे ऐप पर, ठीक है। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, फिर ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करना। यहाँ पर IPS AFO, टेक्निकल असिस्टेंट, MPRO, UP कैडेट सबके बैचेस हैं। आप IPS AFO में गए मान लीजिए, ये हमारा आगाज 4.0, अगर आप सिर्फ मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आगाज 4.0 में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। Y612A लगा के, ये इंडिविजुअल बैच है, छोटे बैच है, अफोर्डेबल प्राइस में। और इससे तो अफोर्डेबल क्या है, अगर आप इस सब बैच एक साथ चाहते हो, उड़ान, संकल्प, आगाज, मंथन, तो आप IPS AFO के बैच में कर सकते हो। प्री और मेंस भी आपको इसके साथ करवाया जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज ई बुक भी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा, कूपन कोड आपको जो अप्लाई करना है वो Y612A अप्लाई करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज और ई बुक के लिए, टेस्ट मेट की ई बुक के लिए आपको Y612S अप्लाई करना है। ये दोनों कोड आपको लिख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। पर अगर आप ये सब जितने एग्जाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये FSSI, बिहार, MSc एंट्रेंस, पंजाब, FCI AG3, SRB, JRF के जो एग्जाम हम लोग चलाएंगे, HPSC ADO, फूड सेफ्टी ऑफिसर, नाबार्ड, क्रिप्को, राजस्थान, UP कैडेट, ये सब अगर आप चाहते हो एक साथ तो आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिलेंगे एक साथ, अलग से कुछ परेशान नहीं करना पड़ेगा। अभी 7,000 इसका प्राइस दिखा रहा होगा, प्लस इसमें ई बुक टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। फाइन आप पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, Y612A अप्लाई करते ही इसको आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। प्लस
नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बताइएगा किस पे चाहिए मुझे बताइएगा, मैं नया वीडियो बना दूंगा। और रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है आगाज नाम से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रात को 8 बजे उसे भी ज्वाइन करिएगा, वो डेली होती है, ठीक है। मिलते हैं आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस कमेंट से ऐप को डाउनलोड करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, लाइक जरूर करना और अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल, जय हिंद, राधे राधे।